मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अफ़गानिस्तान के हवाले से अपने लास्ट एपिसोड में हमने ये बात की थी कि आजकल शहरों पे लड़ाई जारी है, यानी रूरल एरियाज़ पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत हो चुकी है और इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ये शहरी इलाकों पे चल रही है और एक के बाद एक जो अफ़गानिस्तान के शहर हैं ये अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आते जा रहे हैं। और हमने ये बात की थी कि सरेपुल और कंदूज का कैपिटल अफ़गान तालिबान ने ले लिया है, लेकिन ये जो तखार सूबा है, तखार सूबे का जो तालकान उसका कैपिटल है, इस पे शदीद लड़ाई जारी है और ये किसी भी टाइम अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आ सकता है। और अब वही हुआ है, जैसा कि हमने उस एपिसोड में बात की, वही हुआ है। तालकान जो है इट हैज़ फॉलन, तालकान पर भी अफ़गान तालिबान आ गए। और तालकान के हवाले से हमने आपको बताया था कि कई मजहबी पेशन गोइयाँ इस हवाले से मिलती हैं, इस शहर के हवाले से। तो अब ये शहर तो अफ़गान सरकार के हाथ से गया ही है, लेकिन इसके साथ ही एक और भी इलाका हाथ से निकल गया है और वो है ऐबक का शहर। शहरों पर लड़ाई चल रही है ना, अब देहातों के अंदर लड़ाई नहीं चल रही इतनी, देहातों पे वैसे ही अफ़गान तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, पलड़ा भारी है उनका। इस वक्त शहरों को बचाने की लड़ाई हो रही है और वहाँ ऐबक का जो शहर है ये गनी सरकार के हाथ से जा चुका है। और ऐबक का शहर हम आपको बता दें कि ये भी प्रोविंशियल कैपिटल है। समनगान एक बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पर सूबा है बड़ा मशहूर अफ़गानिस्तान का, उसका कैपिटल है ऐबक। ये जो समनगान सूबा है ना, इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है। अफ़गानिस्तान पूरा भरा पड़ा है, इसकी हिस्ट्री बड़ी रिच है। तो समनगान भी जो ना बड़ा एक हिस्टोरिकल एक इलाका है अफ़गानिस्तान का। ये जो आप नाम सुनते रहते हैं ना, रुस्तम, पहलवानों को जो है ना रुस्तम के नाम से जाना जाता होगा, रुस्तम हिंद, रुस्तम फ़लाँ शहर, तो रुस्तम का कहा जाता है। मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में भी पहलवानों को रुस्तम कहा जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है ये तो छुपा रुस्तम है, इस तरह से छुपा रुस्तम भी कहा जाता है, यानी एक बहुत ही बड़ी तोप किस्म की चीज़ है। रुस्तम असल में एक फ़ारसी पर्शियन हीरो था जो कि अपनी जहानत और ताकत की वजह से मशहूर था। रुस्तम की जो वाइफ थी ना, बीवी, वो इस समनगान का जो इलाका है यहाँ के किंग की बेटी थी। इनका नाम तारीख़ में मिलता है तहमीना, तहमीना नाम था इनका। वो रुस्तम की बीवी थी, ये समनगान के किंग की बेटी थी वो। तो इस इलाके की तारीख़ पर भी ईरान का बड़ा गहरा असर रहा है। रुस्तम ईरान से बिलोंग करता था और आज भी यहाँ की जो मेन ज़बान है ये फ़ारसी है, ईरानी जो ज़बान है वो यहाँ पर बोली जाती है। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान भी कई राज्यों में डिवाइडेड हुआ करता था। एक वक्त था जब ये एक मुल्क नहीं था, कई राज्यों में डिवाइडेड था। इस्लाम से पहले की बात कर रहे हैं हम, इस्लाम आने से पहले। समनगान के पास एक दूसरा मुल्क हुआ करता था जिसे ज़ाबुलिस्तान कहा जाता था, ज़ाबुलिस्तान। अच्छा, आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक ज़ाबुल नाम का सूबा है, वो उसका हार्ट था ज़ाबुलिस्तान का। गज़नी का जो सूबा है जहाँ से महमूद गज़नवी बिलोंग करता था, जिसने इंडिया पे 17 हमले किए थे, गज़नी और ज़ाबुल सूबे जो हैं ये मिल के ज़ाबुलिस्तान का एक इलाका बनता था, एक मुल्क बनता था। और ज़ाबुलिस्तान के साथ ही एक और मुल्क था जिसे कहते थे काबुलिस्तान। ज़ाबुलिस्तान, उसके साथ एक मुल्क था काबुलिस्तान। ये आज का जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है ना काबुल, इस एरिया पे काबुलिस्तान वाक़ था, एक अलग मुल्क हुआ करता था। अफ़गानिस्तान हमेशा हर दौर में एक अहम हैसियत रखता हुआ आया है, बहुत ही रिच किस्म की हिस्ट्री है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे आपको एक तारीख़ मिलती है, कदीम तारीख़ मिलती है अफ़गानिस्तान की। बहरहाल इस वक्त जो लड़ाई चल रही है अशरफ गनी सरकार की फोर्सेस और अफ़गान तालिबान के बीच, इसमें अफ़गान तालिबान ने 4 दिनों के अंदर, गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर जनाब 6 प्रोविंसेस के कैपिटल अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। कुल वहाँ पर 34 कैपिटल्स हैं, 34 सूबे हैं, 34 उनके कैपिटल हैं, उनमें से 6 इन्होंने 4 दिनों के अंदर अंदर ले लिए हैं। अच्छा, इंडिया की जानिब से और अफ़गान सरकार की जानिब से अब भी पूरे वेस्ट के अंदर लॉबिंग हो रही है कि दोबारा वहाँ पर वेस्ट किसी तरह से मान जाए, दोबारा फ़ौजें भेजकर हालात पर काबू पाने के लिए, क्योंकि हालात गनी सरकार के काबू से बाहर हो चुके हैं इस वक्त। और इंडिया खुद अपनी फ़ौजें नहीं भेजना चाह रहा, इंडिया के अंदर बहुत से एंटी जो अफ़गान तालिबान ग्रुप्स हैं, हिंदुत्व के ग्रुप्स, वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इंडिया फ़ौज भेजे वहाँ पर और कोई मोजज़ा करके दिखाए दुनिया को, और जाते ही बस पिछाड़ दे सबको, पछाड़ दे, बस उठा के फेंक दे सबको और दिखा दे कि वी आर द चैम्पियंस, हम में है दम।
लेकिन इंडियन मिलिट्री ने मना किया हुआ है। उन्होंने मना किया हुआ है कि सब शांत हो जाएं, ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, कोई और मुल्क नहीं आएगा तो सोच भी नहीं सकते वहाँ जाने का अकेले। तो लॉबिंग हो रही थी इंडिया की जानिब से भरपूर और अशरफ गनी सरकार की जानिब से वेस्टर्न मुल्कों को कन्विंस करने की बहुत अटैम्प्ट हो रही थी कि फ़ौजें दोबारा भेजें। जर्मनी को सबसे ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा था, जर्मनी को सबसे ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था इस सिलसिले में कि वहाँ पर फ़ौजें भेजें, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा फ़ौज अगर किसी मुल्क ने अफ़गानिस्तान के अंदर रखी थी तो वो जर्मनी था। अमेरिका का इत्तेहादी जर्मनी, इसकी सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ़ौज इनकी थी, और नुकसान भी जर्मनी का वहाँ पर बेपनाह हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी के इतने फ़ौजी दुनिया में कहीं भी नहीं मरे जितने अफ़गानिस्तान के अंदर मरे हैं। लेकिन इंडिया और अफ़गान सरकार की इतनी अटैम्प्ट्स के बावजूद जर्मनी ने साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं भेजेंगे, कुछ भी कर लो नहीं भेजेंगे दोबारा फ़ौज। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान देकर सारा मसला ही सीधा कर दिया कि आर सोसाइटी एंड पार्लियामेंट प्रिपेयर्ड टू सेंड द आर्म्ड फोर्सेस इनटू अ वार एंड रिमेन देयर with lots of troops for at least a generation. If we are not, then the joint withdrawal with the partners remains the right decision. कह रहे हैं कि क्या हमारी सोसाइटी, हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, पार्लियामेंट हमारी, ये सब तैयार हैं इस बात के लिए कि बहुत से फ़ौजी हम वहाँ भेजें और अपनी एक पूरी नस्ल दूसरी भी खपा दें इस जंग के अंदर। एक हमने बर्बाद कर ली है 20 साल वहाँ रह कर, दूसरी भी नस्ल खपा दें वहाँ पे जंग में। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? नहीं है तैयार, क्योंकि अभी 20 साल लड़के निकले वहाँ से, कुछ मिला नहीं है। हमारी एक पूरी जनरेशन ज़ाया हो गई है, कुछ मिला नहीं है वहाँ से, और हम वहाँ से हट जा बाबू बोल के सबके साथ जो भागे हैं वहाँ से, यही बेहतर है। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो एयरफोर्स है इसके पायलट्स पर भी कड़ा वक्त आया हुआ है। ये एक अहम बात दिखने में आई है गुज़िश्ता कुछ दिनों से। अफ़गान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं इनको अफ़गान तालिबान ने निशाने पे लिया हुआ है और एयरफोर्स छोड़ के जाने का ट्रेंड वहाँ पर बढ़ चुका है। वैसे इस वक्त भी दुनिया भर की फोर्सेस इस रीजन के अंदर एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि अशरफ गनी सरकार बिल्कुल बेयार और मददगार लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी उनको भरपूर सपोर्ट मिल रही है मुख्तलिफ क़ुव्वतों की जानिब से। ये जो चंद रोज़ कबल चीनी वर्कर्स पर हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा, जिसके अंदर 13 लोग मारे गए थे, इसकी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है पाकिस्तान और चीनी इन्वेस्टिगेटर्स ने। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है कि इसकी रिपोर्ट वो नहीं बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पब्लिक करेंगे। अब इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इस हमले में बाहर के मुल्क मुलविस हैं, तभी ये रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर की जगह फॉरेन मिनिस्टर पब्लिक करेगा ताकि दुनिया इसका नोटिस ले आलमी लेवल पर। और इन खदशात में वज़न यूँ भी महसूस हो रहा है क्योंकि साथ ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ, इसराइल, अहम बात है, इसराइल भी, और अफ़गानिस्तान की जो गनी सरकार की खुफिया एजेंसी NDS है, ये बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ करने के ताक में हैं। खुल के नाम ले लिए हैं पाकिस्तान ने, इसराइल, इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ और अफ़गानिस्तान गनी सरकार की खुफिया एजेंसी NDS। और उनका कहना था कि CPEC जो है ना, ये अहम निशान है इन सब का, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये फोर्सेस एक्टिव हैं। अच्छा, वैसे ये जो NDS है ना, या अफ़गान आर्मी जो है, ये याद रहे कि ये CIA, अमेरिका की CIA और इंडिया का एक कॉकटेल है, एक मिक्सचर है, और इनकी फंडिंग अमेरिका करता रहा है जबकि इनकी ट्रेनिंग इंडिया और अमेरिका जॉइंटली करते रहे। इवन अब भी इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के कई अहदेदार NDS के अंदर आला अहदों पे फायद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है ना कि अगर अफ़गान आर्मी और NDS के अंदर इंडिया का इतना असर है तो फिर अफ़गान तालिबान के पास इस कदर प्रिसाइज इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही होती है, जिसकी बुनियाद पे वो इतनी बड़ी जो है ना कामयाब कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, उनके पास कहाँ से इंटेलिजेंस आ रही होती है? तो इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर भी बहुत से लोग, यानी NDS और अफ़गान आर्मी के अंदर भी बहुत से लोग अफ़गान तालिबान के हैं जो कि घुसे हुए हैं इनके अंदर और आला ओहदों पर भी फायज हैं। तो अफ़गानिस्तान जैसा सिंपल दिखता है ना कि गनी सरकार और अफ़गान तालिबान आपस में लड़ रहे हैं, ये इतना सिंपल है नहीं। यहाँ भी डबल एजेंट, ट्रिपल एजेंट, ये सारे गेम चल रहे होते हैं। कुछ पता नहीं होता कि कौन किसके साथ है। सालों तक एक बंदा बज़ाहिर रॉ के लिए काम करता हुआ नज़र आता है,
और एनडीएस वालों के बीच में बैठा हुआ होता है, लेकिन एंड में पता चलता है कि ये तो आईएसआई का बंदा था। या फिर अफगान आर्मी में सालों तक एक बंदा काम करता हुआ नज़र आता है बड़ी पोस्ट पर, अहम मीटिंग्स के अंदर भी ये बंदा बैठा हुआ होता है, सलाहें देता रहता है कि इस तरह हमला करना चाहिए, इस तरह ऑपरेशन करना चाहिए तालिबान के ख़िलाफ़, और बड़ी गालियां भी देता रहता है तालिबान को मीटिंग्स में, गुस्सा भी दिखाता रहता है। आखिर में पता चलता है कि वो तो ख़ुद अफ़गान तालिबान का मेंबर था। ये गेम है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। अफ़गानिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है, ये आसान गेम नहीं है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दुनिया भर के प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसी वजह से इसको अफ़गान ग्रेट गेम कहा जाता है। ग्रेट गेम है आजकल भी, इस दौर में भी दिस इज़ अ ग्रेट गेम। दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे ये जो लफ्ज़ है ना ग्रेट गेम, अफ़गानिस्तान के लिए यूज़ होता है। ग्रेट गेम का लफ्ज़, इसका कनेक्शन अफ़गानिस्तान के साथ है। आजकल की जो एक लड़ाई चल रही है इस हवाले से भी इसको ग्रेट गेम कहा जाता है, लेकिन इस लफ्ज़ की तारीख़ बड़ी पुरानी है, हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और अफ़गानिस्तान से ही जुड़ी हुई है ग्रेट गेम वर्ड की। 18th सेंचुरी में एक ब्रिटिश स्पाई था, जासूस, अर्थर कॉनोली। वो अफ़गानिस्तान के अंदर से भी जासूसी करता रहता था, सेंट्रल एशियन जो आज के मुल्क हैं वहाँ पर भी ये रहता था। 1840 में जब ये कंधार में था, अर्थर कॉनोली ब्रिटिश स्पाई, जब ये कंधार में था, अली के नाम से ये वहाँ पर रहता था, तो इसने वहाँ से बरतानवी फ़ौज के मेजर को ख़त लिखा, अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर था उसको ख़त लिखा वहाँ से, और उसमें एक कमाल की लाइन उसने लिखी थी कि यू हैव अ ग्रेट गेम, यू हैव अ ग्रेट गेम, अ नोबल गेम बिफोर यू। ये उस ख़त के अल्फाज थे, उस ख़त में ये अल्फाज लिखे हुए थे। वहाँ से ये टर्म मशहूर हो गया ग्रेट गेम, अफ़गानिस्तान का ग्रेट गेम। ये वहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया अर्थर जो था ये अली के नाम से रहता था, वहाँ से ये लफ्ज़ मशहूर हो गया ग्रेट गेम। इस ख़त के अंदर अब ज़रा उसकी लैंग्वेज चेक करें कि वो किस कदर प्रोफेशनल स्पाई था। उस ख़त में वो इस तरह के अल्फाज लिख रहा है कि इंशाअल्लाह द एक्सपीडेंसी the necessity of them will be seen, and we shall play noble part that the first Christian nation of the world ought to fill। अब देखें इंशाअल्लाह की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है, वो अपने किरदार में खोया हुआ है क्रिश्चियन, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहा है वो मुस्लिम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो किंग्स थे, राजे महाराजा थे, वो भी कोई हल्की चीज़ नहीं थे। दे वर आल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट। इसी वजह से अर्थर कॉनोली साहब बाद में पकड़े भी गए, पकड़ा गया इनको बुखारा के अंदर, यानी आज का जो उज़्बेकिस्तान है ना, बुखारा बड़ा ही हिस्टोरिकल सिटी है। ये बुखारा शहर, हम आपको ये बता दें, ये जो सेंट्रल एशिया है ना और अफ़गानिस्तान, इस्लामी तहज़ीब में इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बुखारा शहर, आपने एक नाम सुना होगा, इमाम बुखारी। अहले सुन्नत वल जमात की जो 6 सबसे बड़ी हदीसों की किताब हैं जिनको सहा सत्ता कहा जाता है, उनमें जो टॉप की किताब है वो सही अल बुखारी है। ये बुखारी कौन थे? सही अल बुखारी जिन्होंने लिखी हुई है, कंपाइल की हुई है, ये बुखारी कौन थे? इनका नाम था मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी, और आम ज़बान में इनको इमाम बुखारी कहा जाता है। ये थे जिन्होंने मुसलमानों की हदीसों की सबसे बड़ी किताब को कंपाइल किया था। वो इस शहर बुखारा के थे, बुखारा से उनका ताल्लुक़ था, तो इसीलिए उनको बुखारा से ताल्लुक़ होने की वजह से बुखारी कहा जाता है। तो इस्लामी तहज़ीब में, इस्लामी स्क्रिप्चर्स में इस ख़ित्ते की एक बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ से जो शख्सियतें पैदा हुई हैं, यहाँ से जो लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खिदमात दी हुई हैं इस्लाम के लिए। तो ये पूरा इलाका जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो बुखारा का उस वक्त का जो अमीर था ना, किंग ऑफ बुखारा, बुखारा एक अलग से एक एम्पायर थी, इसका एक किंग था जिसका नाम था नसरुल्लाह ख़ान। नसरुल्लाह ख़ान के जो लोग थे उन्होंने इस बरतानवी जासूस अर्थर को पकड़ लिया था, धर लिया था इन्होंने, यानी वो जासूसी करता फिर रहा था, ये उनके पीछे पीछे हुआ करते थे, तो पकड़ लिया उनको। और पकड़ने के बाद इनको ज़ाहिर सी बात है जो जासूसों की सज़ा थी उस वक्त सज़ाए मौत वही दे दी गई। और बुखारा के किले के सामने, आज भी वो किला मौजूद है बुखारा का, बुखारा के किले के सामने इनको सरेआम सज़ा दी जाती है। इनका एक भाई भी था जो कि केरला, आज का इंडिया का जो है मलबार जिसे कहते थे पुराने ज़माने में, इसका एक गवर्नर समझ लें वो था, उसका नाम था वैलेंटाइन कॉनोली। इसको भी केरला के अंदर मार दिया जाता है।
तो ये बंदा अफ़गानिस्तान के अंदर, ये जो अर्थर कॉनोली था, ये अफ़गानिस्तान की इस ग्रेट गेम वाली टर्मिनोलॉजी का फाउंडर था। अच्छा, मज़े की बात देखें आप, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान बरतानिया की नज़रों का मरकज़ इसीलिए था सिर्फ क्योंकि बरतानिया का इंडिया पे राज था और उनकी इंडियन सल्तनत को, ये जो बरतानिया की इंडियन सल्तनत थी, इसको रूस की सल्तनत से बहुत ज़्यादा ख़तरा था। इसीलिए वो रूस को अफ़गानिस्तान और बुखारा में इंगेज करके रखना चाह रहे थे। बरतानवी जो थे उनकी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि वो बस उधर ही रहे, आगे ना बढ़े इंडिया की तरफ, अफ़गानिस्तान के अंदर ही रहे रूस। आज भी वही हो रहा है ना। आज की क्या हिस्ट्री है, अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया की दिलचस्पी क्यों है? इंडिया को क्या कोई मोहब्बत फूट पड़ी है हिंदुत्व के गुंडों को अफ़गानिस्तान के लिए? क्या दिलचस्पी है? सिर्फ एक ही है, क्योंकि उनको पाकिस्तान से ख़तरा है और वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर इंगेज करके रखना चाह रहे हैं। तो जो इंडिया की आज की स्ट्रेटजी है, ये कोई नई नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स किसी ने नहीं सोचा हुआ, ये पुराना चूरन है जो कि नई पैकेजिंग में बिक रहा है। इसलिए हम आपको कहते हैं हिस्ट्री जानना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप इन सारे इलाकों की हिस्ट्री देखेंगे ना तो आपको आज की गेम समझ में आ जाएगी। पहले भी बरतानिया ने रूस को एंगेज रखने के लिए कि रूस इधर हमारी तरफ ना देखे, इंडिया की तरफ, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर गड़बड़ मचाने की कोशिश की। ग्रेट गेम खेला वहाँ पर। आज भी इंडिया सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान उधर ही दलदल में फंसा रहे, उधर ही इंगेज रहे, इंडिया ने अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ की। पहले भी इंडिया के हुक्मरानों ने अपने फ़ायदे के लिए, बरतानिया के जो हुक्मरान थे उन्होंने अफ़गानिस्तान को यूज़ करने के अटैम्प्ट्स किए। आज भी इंडिया के रूलर्स ने अफ़गानिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश की। पहले भी इंडिया के हुक्मरान अफ़गानिस्तान के अंदर बुरी शिकस्त से दो चार हुए थे। बरतानिया को बड़ी ही ख़राब शिकस्त हुई थी, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई थी। ये जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है ना अफ़गानिस्तान को, उसमें पहली जो ग्रेव आपको मिलती है वो बरतानिया की मिलती है, उसके बाद सोवियत यूनियन की मिलती है, उसके बाद अमेरिका की मिलती है। तो बरतानिया को बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई थी, भागना पड़ा था वहाँ से। और आज भी देखें आप, तारीख़ ख़ुद को ऐसे रिपीट कर रही है कि इंडिया अमेरिका के साथ साथ बुरी शिकस्त खाकर वहाँ से निकला है। तो ये हाल है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट कर रही है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क है। इसकी तारीख़ और इसका जो प्रेजेंट, इसकी जो सिचुएशन है ना, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।